आज यार सेथ रॉलिंस अकेले नहीं अपने साथ पूरे मास्क वाले लोगों की जमात को लेके आए थे और मंडे नाइट ड्रॉ में ये रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड में ऊसोस को देख के मुझे वो वाला मीम याद आया। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को और डिटेल में जाने के साथ साथ एक सेगमेंट को एक्सपोज भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है एडम पियर्स के साथ में। कहते हैं आज जो है एक अनफॉर्चुनेट बिजनेस को मुझे हैंडल करना है। वो सेथ रॉलिंस के बारे में ही बोल रहे होते हैं और जैसे उन्होंने सेथ रॉलिंस का नाम लिया लोगों ने क्या उस पर रिएक्शन दिया, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी है वो कैसे चलने वाली है। कहते हैं कि मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ सेथ रॉलिंस से, मुझे पता है कि आप जो है बिल्डिंग में हो। इतने में ही एक बंदा अनाउंसर डेस्क के ऊपर चढ़ता है और बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था कि ये बंदा सेथ रॉलिंस है। और फिर क्या होता है, बहुत सारे जो सेथ रॉलिंस के चेले चपाटे हैं मास्क पहने हुए वो एकदम से निकल के आते हैं और क्राउड ने उसके बाद वहां पे होली शिट के चैंट भी किया। पहले मुझे लगा कि इस पे ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है, मतलब ये इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उस पर रिएक्शन क्यों हो रहा है, लेकिन वो जो माहौल उस समय बन गया था पूरा रिंग के अराउंड में कि सेथ रॉलिंस वहां पे है और मतलब अभी तो वो बंदा जो है उधर मास्क में ही पहना हुआ है ना, तो अभी हमें पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, लेकिन सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर एक बंदा रिंग में आता है, मतलब वही बंदा जो सेथ रॉलिंस, और ये रिंग में शफल करते हैं। अभी ये शफल में जैसे पत्ते हम ऐसे करते हैं ना, मतलब पत्ते शफल करते हैं, मतलब वैसे करके वो आपस में ऐसे घूम रहे थे। मैं वैसे पत्ते नहीं खेलता, इस चीज़ से मुझे मत जोड़ लेना, ऐसे मैंने लोगों को देखा है करते हुए। तो फिर क्या हुआ, एकदम से फिर एक बंदा अकेला रह जाता है और वो बंदे आगे पीछे घूम घाम के चले जाते हैं। अभी ये घूम घाम के जो गए ना, इसके बारे में एक बात मैं कुछ बोलूंगा। तो क्या होता है कि फिर सेथ रॉलिंस ने अपना मास्क निकाला और वो सेथ रॉलिंस ही निकले फिर, और उस पर भी जो फिर लोगों ने पॉप दिया है। एडम पियर्स कहते हैं देखो भैया जो चीज़ें हो रही है वो अनएक्सेप्टेबल हैं। कहते हैं विजन डिजर्व करती है लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसको हम किसी और तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तुम्हारी अभी इंजरी हुई है, तुम मेडिकली अभी क्लियर नहीं हो, तो भैया अगर विजन ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो सीधा बोल रहे हैं ऐसे कि इफ दे बीट यू दिस इज द एंड ऑफ सेथ फ्रिकन रॉलिंस। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये तुम विजन की तरफ से खुद ही ये लाइन क्यों बोल रहे हो, एक जनरल मैनेजर को तो ऐसी लाइन नहीं बोलनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, लोगन पॉल और ऑस्टिन थेरी निकल के आते हैं। कहते हैं यहाँ पे बात इफ की नहीं है, बात यह है कि भाई तू जाने वाला है, ये कब हम कर रहे हैं, वैन वाली बात है, हम तुझे फोड़ने वाले हैं। ऑस्टिन थेरी भी बोलते हैं कि कंसिडर इसको करो वर्स्ट केस सिनेरियो, ऐसा करके उन्होंने बोला। और इतने में ही ये जो है घुस जाते हैं रिंग में मारने के लिए। एक बार फिर से सारे वो मास्क वाले लोग हैं वो निकल के आते हैं और उन्होंने फिर से रिंग में ऐसे 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 घुमा दिया। मतलब ये कंफ्यूज इस पॉइंट पे कर रहे हैं विजन को, मतलब जो विजन क्या बची है वो जो भी बचे हैं लोगन पॉल और ऑस्टिन थेरी। अब मुझे इसमें अजीब ये लगा कि सेथ रॉलिंस ये मतलब वो जो घूमने वाली चीज हुई रिंग में, मुझे ऐसा लगा कि वो सेथ रॉलिंस को वीक दिखा रही है। पहले तो वो देख के भी अजीब लग रहा है कि भाई ये क्या बच्चों की तरह तुमने खेल सा शुरू कर दिया। वो सिर्फ सोचता टाइम सही लग रहा है लेकिन जब उसे देख रहे हैं तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये सेथ रॉलिंस है, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा डोमिनेटिंग तुम दिखा सकते हो। एक तो भाई सामने है कौन, लोगन पॉल जो अपनी आधे से ज्यादा फ्यूड में बचता हुआ ऐसे ही पिटता हुआ भागता रहता है, मैच जीतता है नहीं जीतता वो अलग बात है। ऑस्टिन थेरी जो अब जाके थोड़ा सा रेलिवेंट हुआ है, तो उन लोगों से सेथ रॉलिंस इतना क्यों डर रहा है। मैं समझ गया उस बात को कि डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाना क्या चाह रही है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो उस तरीके से फिट हो रहा है। और पॉइंट इससे प्लस तो नहीं हुए, देखो थोड़े माइनस से ही लगे कि यार मतलब ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सारे लोग जो है बड़े गुस्से में है कि भाई हमें तो मारने को नहीं मिला। लोगन पॉल अब पता नहीं इतना वो क्या चौड़ में कैसे आ गया, पहले तो कभी इसकी इतनी चौड़ नहीं आई। डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी दिखाना चाह रही है जो कि मुझे फोर्स लग रही है कि इतने तगड़े नहीं है ऑस्टिन थेरी और लोगन पॉल कि एक तो मास्क मैन की वो पूरी जमात है सेथ रॉलिंस के पास, फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। तो मे भी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ इसकी स्टोरी बनाई और क्या होगा सेथ रॉलिंस को ये सारे लोग मिले कहाँ से, ये स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू तुम्हें हमें बतानी पड़ेगी, वरना तो हम मतलब क्या ही बोल सकते हैं, फिर उल्टा सीधा ही बोल सकते हैं जो हम बोल रहे हैं इतने टाइम से। अब इसके बाद दोनों गुस्सा हो जाते हैं लोग, एलन नाइट का म्यूजिक हिट होता है और उसके बाद वो आते हैं मारने के लिए। और भाई एलन नाइट को पॉप हमेशा बहुत तगड़ी ही मिलती है, अकेला पड़ जाता है उसके बाद अकेले नाइट, और फिर जो है ऊसोस का जो म्यूजिक है वो हिट होता है। उसके बाद इन दोनों को भागना पड़ जाता है। तो भाई इतना ही था इनके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये आ गए और वो भग गए। और उसके बाद फिर जे ऊसो अपना जो गाना है उसको बजवाता है, तो ठीक है चलो ठीक है। उसके बाद ये सारे लोग जो है दोबारा से नाचते हैं और बैक स्टेज से फिर इंटरव्यू होता है जिमी और जे उसो दोनों का ही, और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो जे उसो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेथ रॉलिंस से लोगन पॉल से सब सेम है। मतलब सवाल जे उसो से कुछ, मुझे तो बातें भी समझ में नहीं आती आजकल जे उसो की। अगर उनसे पूछो कितनी रोटी खाई तो बोलेंगे मेरी रोटी का जो आटा है वो जर्मनी से आया है। फिर बोलते हैं नहीं रोटी कितनी खाई, ओके फिर बोलेंगे नहीं रोटी थोड़ी पतली थी। अरे भाई खाई कितनी, जो सवाल है वो जे उसो कभी उसको आंसर सही से कर नहीं पाते। पता नहीं एक तो बंदे में पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा है वो हिलता ही रहता है, तो वो किसी कैरेक्टर पर सूट करता है और काफ़ी हद तक जे उसो पे किया भी था। लेकिन अब वो देख के बड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ी सेंसिबल बात भाई जिमी उसो बोल लेता है, वो कहता है कि
जब उनसे पूछा कि अरे ये जो तुम्हारी बात हुई है, ये सीएम पंक ने लास्ट वीक जो कमेंट किया था उसके बारे में तुम क्या बोलोगे, तो यहाँ उन्होंने टीज कर दिया था कि बात बोलने के लिए तो है ऊसोस के पास। तो पहले से हमको पता चल गया था कि आज कुछ तो होने वाला है जहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो इंटरफेयर करने वाले हैं रोमन रेंस और सीएम पंक के बिजनेस में, और इसी से रिलेटेड है मेरे पास बताने के लिए आपको कोई चीज़, वो एक्सपोज करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है शो पर गॉन्टलेट मैच, और देखो ऐसे मेरे हाथ अपने आप हो गए हैं क्योंकि ऐसा ही है ये, बस हाथ बांध के देखो या फिर चले जाओ। गॉन्टलेट मैच था लंबा चौड़ा, जहाँ पे जो भी जीतेगा उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है। लायरा वाल्किरिया ईओ स्काई का मैच होता है, ईओ स्काई जीत जाती है, फिर ईओ स्काई वर्सेस रकेल का होता है, तो लिव मॉर्गन आ जाती हैं, उसके बाद स्टेफनी वकैर भी आ जाती हैं, उसके बाद ईओ स्काई ने जल्दी जल्दी से पिन कर दिया इस मैच में, रकेल को वो एलिमिनेट कर देती हैं। बाद में जो है बिल्कुल भूत उतार दिया गया था ईओ स्काई का, उसकी वजह से आइवी नाइल ने आके बस पिन कर लिया। आइवी नाइल वर्सेस बेली का मैच होता है और बेली ने इस मैच को जीत के फिर उसके बाद आस्का को भी हराया है, और यहाँ पे कायरी सेन आती हैं, लेकिन बचाने के लिए लायरा वाल्किरिया भी आ जाती हैं। तो रोज प्लांट के साथ इस मैच में बेली ने जीत लिया और वो नेक्स्ट अब फेस करने वाली हैं विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, मतलब उन्हें मैच मिलने वाला है। तो बस इसकी यही कहानी है। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास टाइम बहुत है इस रोड टू रेसलमेनिया सीजन में, तो कुछ ना कुछ करके उनको ये करना है, ठीक है। ये मत समझना कि सबको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये इनको अपने घंटे और अपने मिनट निकालने थे बस। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था डैन हाउजन और ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो का, और डैन हाउजन के सेगमेंट तो देखो बढ़िया हो रहे हैं, जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, और ये भी कैसे बुरी बनने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो क्या होता है, मास्क बिल्कुल पहन के रेडी वेडी हैं अपना ओजी एल ग्रांडे, तो वो मास्क ऐसे उतारने को तैयार होते हैं उनका, तो वो कहते हैं भैया लूचाडोर का ऐसा मास्क तुम्हें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, मेरे पास मैच है तो मुझे जाना चाहिए। डैन हाउजन ने यू आर कर्स्ड करके उनको भी बोल दिया ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो को, और पीछे से वो जो अमेरिकानो की टोली है वो नकली वाले एल ग्रांडे की वो नाच रहे होते हैं। तो मतलब कर्स करने का मतलब अब हो गया काम इसके बाद, क्योंकि आज उनका मैच होने वाला था। अब देखो जो कर्स करने वाली स्टोरी है ना, अब मैं बताता हूँ इसकी कैसा दही बनने वाला है। ये इतनी बार कर्स करवाएंगे, इतनी बार कर्स करवाएंगे कि वो कहीं लीड ही नहीं करेगी। तुम हर हफ्ते बस देखोगे आज इसको बोल दिया, आज इसको बोल दिया, आज इसको बोल दिया, इसको बोल दिया, बस अच्छा वो बोल दिया तो आज शो में ये हो गया। ये इतना ही घसीटते रहेंगे, घसीटते रहेंगे, घसीटते रहेंगे। अगर अभी जैसे शोज को बुक कर रहे हैं, ये हमने कितनी सारी स्टोरी में देख लिया, एग्जांपल आप मुझे खुद दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ये इतना घसीट देंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू कर्स हो जाएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, इस लेवल तक घसीट सकते हैं इसको। अगर तुम ऐसा कर रहे हो ये, तो भाई फिर ये अभी हमें ठीक लग रहा है कर्स वाला, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया है। बाद में ये इस चीज को भी बोरिंग बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। आप बताना मुझे आप इस बात से अग्री करते हो या फिर नहीं। आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे इसका रायता ना फैलाए, इसको अच्छे से करे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लग रही है। और जो एल ग्रांडे को उन्होंने कर्स किया था उसकी वजह से नकली एल ग्रांडे आता है मैच करने के लिए पेंटा के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। पेंटा के लिए भाई आज पायरो भी था और आज उन्होंने एक प्रोमो भी कट किया। मैं बोलता हूँ ना कि भैया दिल की जो बातें है वो तो हमें सुनने को मिले, और आज पेंटा की दिल की बातें मुझे सुन के लगा कि शायद सुनने के लिए कुछ है ही नहीं, या उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। वो बस वही एक बहुत ही टिपिकल बेफेस वाला प्रोमो कट करते हैं, वही प्रोमोज जिनके लिए विंस मैकमैन को गालियां पड़ती थी कि रोमन रेंस का तुमने ये जो कैसा बिग डॉग वाला कैरेक्टर बनाया, इसमें कोई डेप्थ तो है नहीं। वैसा ही एक बिल्कुल टिपिकल ये प्रोमो था कि ये पेंटा की जो चैंपियनशिप है वो सिर्फ पेंटा की नहीं है, ये रियल लाइफ के फाइटर्स की है। उसके बाद अपना सैरो मियादो कर दिया उन्होंने। पेंटा में भाई लुक है, पेंटा में फील है, पेंटा में वाइब है, उसके बाद सिर्फ स्टोरी नहीं है। और ऐसा करके तुम उस कैरेक्टर को इतना खत्म बना देते हो कि फिर उसको वहां से उठाना भी मुश्किल हो जाता है, और ये मुश्किल अभी ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी हो रही। तो ऐसी वाली मुश्किल की मैं एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता देता हूँ, देखो कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो पता नहीं इनको बस ये लग रहा है कि पेंटा अच्छे अच्छे मैचेस करके मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देके ही खुश रहेगा और फैंस भी खुश रहेंगे और फैंस पॉप दे देंगे। तो वो जो फेक बबल के बारे में मैंने आपको बोला था कल, हर किसी का फिर दिन आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को चला सकती है। इसके बाद फिर जो मैच है वो उनका हुआ नकली वाले एल ग्रांडे के साथ, और वही है मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ जो है वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो बाकी यहाँ पे कुछ बताने के लिए है नहीं। इसके बाद आता है शो पर एक सेगमेंट, और भाई इस मूवमेंट को, अब ये जिस भी आपकी घड़ी में जो भी टाइम बजा है, इस मूवमेंट को आप हिस्टोरिक मूवमेंट मानो, क्योंकि जजमेंट डे की स्टोरी 100 करोड़ साल होने के बाद, शुरू होने के बाद, टीज होने के बाद, फाइनली आज मंडे नाइट ड्रॉ में इन्होंने वो चीज दिखाई है जो कि हम पता नहीं कितने टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे। तो क्लब हाउस वाला सेगमेंट होता है बैक स्टेज, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और कहते हैं कि भाई फिन बैलर को देखा, तो जेडी कहता है कि ठीक है अभी मैं जाके देखता हूँ। और डोमिनिक ने बोला कि भैया रिंग में जाके मुझे बात करनी है, तो वो कहते हैं अच्छा हमें भी आना है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया तुम्हें भी आना है। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज साथ में आते हैं और वो अपने रीमैच के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि अभी मुझे चैंपियन होना चाहिए था, लेकिन वो गधे पेंटा के पास में चैंपियनशिप है, और वो कहते हैं कि ये जो सारी गलती है वो फिन बैलर की है। तो फिन बैलर मैं चाहता था कि इस बात को प्राइवेटली डिस्कस करें, लेकिन तू कहाँ है। तो उसके बाद फिर वो जो है एक तरीके से उनको कॉल आउट ही कर रहे होते हैं। फिन बैलर का अपना म्यूजिक हिट होता है, वो जेडी मैकडोना
के साथ में आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि देख भाई, मैं तेरे से ये उम्मीद कर रहा हूं इस समय कि तूने एडम पियर्स से जाके, क्योंकि इतने टाइम से गायब है फिन बैलर, तो वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि तूने जाके बात कर ली है ना एडम पियर्स से कि मेरा रीमैच होने वाला है, कि जैसे कि ये फिन बैलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। इसके बाद फिन बैलर कहता है कि हाँ भाई देख, तू टाइटल हारा उसके लिए सॉरी, मेरी गलती है, लेकिन मैं तो सिर्फ तेरी मदद करना चाह रहा था, हम लोग फैमिली हैं, तूने बोला कि तू ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो बनना चाहता है और तुम्हें अपनी जो लड़ाइयां हैं वो खुद लड़नी होती है। 2 साल से देख मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर डैड वॉज राइट, यू आर जस्ट अ स्पॉइल्ड लिटिल डैश 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 करके, जो कि नेटफ्लिक्स ने भी उस टाइम पे बीप कर दिया था। और अब लगा कि ओ अब तो शायद इंटेंसिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब तक तो बहुत छोटी छोटी चीजें बोल रहे थे। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने सीधा पुश कर दिया फिन बैलर को, और फिन बैलर ने भी अपनी वो जो पहले किक है उसको लगा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। जेडी मैकडोनाल्ड ने आके रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद फिन बैलर ने अपना स्लिंग ब्लेड लगा दिया डोमिनिक के ऊपर। और अभी तक भी मुझे नहीं लग रहा था, और मैं मान नहीं सकता कि किसी को लग रहा होगा कि जजमेंट डे का अब स्प्लिट हो जाएगा, यानी फिन बैलर इनसे अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी 100 करोड़ साल पुरानी है, तो जब 100 करोड़ साल में नहीं हुई तो आज भी क्यों होगी। लेकिन WWE ने फाइनली यहाँ पे जो ट्रिगर है वो पुल कर दिया है। इसके बाद वो जो है अपनी शॉटगन किक मारने के लिए जाते हैं और जेडी मैकडोनाल्ड ने उनको रोक दिया। पहले मुझे लगा कि रोक दिया, लेकिन लगा रोक नहीं दिया भाई, इन्होंने तो मार दिया फिन बैलर को, और सारे के सारे लोग जो है उसके बाद चढ़ जाते हैं फिन बैलर के ऊपर। लिव मॉर्गन ने भी मारना शुरू कर दिया, रकेल रोड्रिगेज ने भी मारना शुरू कर दिया। थोड़ा सा काउंटर किया फिन बैलर ने, ऐसा लगा कि शायद वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी वही जो हील वाली टैक्टिक है वो यूज करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। वो हैमर लेके आते हैं, उससे उन्होंने पहले 619 लगाया, स्प्लैश लगाया, स्टील चेयर लेके आते हैं, उसके बाद उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश लगाया, और लास्ट में फिन बैलर गिरा पड़ा है नीचे, और जो जजमेंट डे है उन्होंने किया है स्टैंड टॉल। तो फाइनली आज जाके फिन बैलर का टर्न हुआ है। क्या WWE ने इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है? तो मैं बोलूंगा यस, इसका एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया था, इसमें आप कमी नहीं निकाल सकते। मतलब ऑब्वियसली करने को और भी 36 तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये जो लगा बहुत स्मूथ लगा। आई थिंक ऐसे ही ये होना चाहिए था। फिन बैलर, वो WWE ने पूरा उसको प्लान भी किया कि ऐसे डोमिनिक के पास से टाइटल चला जाएगा। ये ऐसा भी कर सकते थे कि डोमिनिक और फिन बैलर का मैच टाइटल के लिए बनाते, लेकिन फिर शायद फिन बैलर के पास टाइटल आ जाता और उससे WWE को प्रॉब्लम हो सकती थी, या पता नहीं, ये तो खैर अलग ही चीज़ है। लेकिन उधर वो टाइटल पेंटा के पास चला गया है। लेकिन आज ओवरऑल जो भी हुआ मेरे को ये अच्छा लगा कि चलो फाइनली आज WWE ने वो जो ट्रिगर है उसको पुल किया है, और अब फिन बैलर हो चुका है अलग, और यहाँ से शुरुआत होती है बेबी फेस फिन बैलर की, बेबी फेस बैलर क्लब की। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है ओबा फेमी वर्सेस रूसेव के बीच में, और ये मैच ऐसा नहीं था बाकी ओबा फेमी के मैचेस की तरह कि आके बिल्कुल ही रेल दिया है। इस मैच में ओबा फेमी ने अपने ओपोनेंट को थोड़ी बहुत फाइट दी, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी खासी फाइट दी। अगर आप अचानक से NXT के ओबा फेमी के मैचेस देखोगे ना, आप बोलोगे भाई इतना भी तगड़ा नहीं है ओबा फेमी, जिस तरीके से उनको मेन रोस्टर में दिखा रहे हैं। क्योंकि वहां के मैचेस में बंदा हल्का फुल्का भी आ जाए तो वो चलता था लंबा, लेकिन क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन मेन रोस्टर में ओबा फेमी की ऐसी है, तो भाई मामला उलट हो गया। यूजुअली हम NXT में जाके बंदे को देखते हैं, हमें लगता है भाई ये तो बहुत तगड़ा है। अब WWE ने मेन रोस्टर में ओबा फेमी को ऐसा कर दिया कि वो NXT में जाके लग रहा है कि इतना भी तगड़ा नहीं है। तो भाई इससे आपको पता चलता है कि काम तो WWE ने ओबा फेमी के साथ बिल्कुल अच्छा किया है। एंड अगेन जैसा मैंने बोला, ज्यादा टाइम मत घसीटना इस चीज को कि ओबा फेमी लड़ते ही जा रहा है। ये मैंने आपको बोला था कि अभी ये चीज ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ओपिनियन भी चेंज हो सकता है अगर WWE स्टोरी में इसको और ज्यादा आगे ना लेके जाए, बस ऐसे ही सुपरस्टार्स तक ही अगर लिमिटेड रख दे। क्योंकि भाई आपको एक मेगा फ्यूड देनी पड़ती है सुपरस्टार को, अगर आप उसको इस फैशन में मेन रोस्टर में बुक कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे ये था CM पंक का सेगमेंट, और यहाँ पे भाई कुछ बहुत सारी चीजें बात करने के लिए। तो CM पंक आते रिंग में, और वो एक तरीके से ना हैरान हो गए कि अरे ऐसा रिएक्शन मुझे मिला, क्योंकि शायद CM पंक को ऐसा लगा था कि लास्ट वीक जो प्रोमो हुआ है उसकी वजह से कुछ फैंस जो रोमन रेंज के बिल्कुल कट्टर फैंस है वो टर्न होंगे CM पंक के ऊपर, लेकिन रिएक्शन उनको तगड़ा मिला, तो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। और अगर CM पंक को आज आप नोटिस करोगे भाई, तो पिछले कुछ टाइम से CM पंक ने अपनी फिजिक को कितना तगड़ा बना लिया भाई। आप ये बात, तुम वही बात है, टीवी पे वो चीज दिख रही है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब CM पंक जैसे AEW में एक टाइम पे इतने थिन हो गए थे भाई, लेकिन अब उनकी जो मसल्स है वो अच्छी है, थोड़ा सा फैट परसेंटेज भी आया है, लेकिन भाई इस एज में अगर वो अभी भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं तो वो कमेंडेबल है। और अगर आप यंग एज में हो तो आप भी कर सकते हो भाई ये सारी चीज़ें। मतलब मैं आपके सामने इन दोनों फोटोज में देख लो, खुद ही एग्जाम्पल हूँ। अच्छा अपना स्लीप, अच्छी अपनी डाइट और अपना प्रोटीन इनटेक फिक्स करके, जिसके लिए आपको पता है नेचुरल का लिंक आपको हमेशा ही मिलता है डिस्क्रिप्शन में। R15 वाला कोड यूज करोगे तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसके ऊपर। तो भाई ये लाइफ में आपका खाना पीना ही ऐसी चीज़ है, एंड में सेहत काम आती है। कहते हैं कि आपकी अगर कोई अपनी चीज़ें सही में, तो वो सिर्फ आपका शरीर है। इवन फिर माँ बाप हैं, भाई बहन है, वो भी उसके बाद आ जाते हैं।
अगर आप बिल्कुल लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहोगे तो नेचुरल टीन का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। मैंने जो चेंजेस फील किए हैं वो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, और मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया नेचुरल टीन को कंज्यूम करके, तो इस बात की आप टेंशन मत लेना कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, उल्टा ये एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अब इसके बाद क्या होता है कि सीएम पंक आके बोलते हैं कि मुझे लगा था कि जो लोग हैं वो अपसेट होंगे जो मैंने लास्ट वीक बोला, लेकिन एक चीज़ जो रोमन रेंस ने मेरी कभी भी नहीं करी वो थी रिस्पेक्ट। और उसके बाद लोगों ने ओटीसी के चैंट करने शुरू कर दिए, और सीएम पंक ने क्या जवाब दिया, कहते हैं भाई होल्ड योर ब्रेथ, ही माइट शो अप, क्योंकि पता है आज शो पर आने नहीं वाला रोमन रेंस। और ये कैसे हो गया कि आज शो पर रोमन रेंस भी नहीं है, ब्रॉक लेसनर भी नहीं है, वो तो एक शेड्यूल में तो किसी न किसी एक शो के लिए थे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, तो ये गड़बड़ कैसे हो गई आज की, ना रोमन रेंस शो पर था और ना ही ब्रॉक लेसनर। इसके बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स करूंगा कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, ये टाइटल ही आपको बनाते हैं कि आप बेस्ट हो, और कहते हैं कि ये टाइटल ही बना था क्योंकि रोमन रेंस ने रिफ्यूज कर दिया था चैंपियनशिप को डिफेंड करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं। ये सीएम पंक का कैरेक्टर चल रहा है, आपको पता है पिछले कुछ हफ्तों से। कहते हैं कि भाई आपको लेवल अप करना पड़ेगा फिजिकली भी और वर्बली भी, और उन्होंने वो इसी बात के रेफरेंस में बोल रहे थे जो रोमन रेंस के फादर के लिए उन्होंने वर्बली लाइन बोली थी, और कहते हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अपना जो लेवल है वो रोमन रेंस के जितना नीचे करना पड़ गया, और इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ऊसोस का। क्राउड ने देखो उस पर रिएक्शन तो दिया था क्योंकि लोग ये देखने में इंटरेस्टेड थे कि अब इनके बीच में क्या होने वाला है। जे ऊसो भाई इतना नाच रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा, भाई जिमी ऊसो की तरह भी आप खड़े हो सकते हो, या तो वो नाचते हुए ऐसा लगे कि भाई आप बहुत ज्यादा पगलाए हुए ब्रॉन ब्रेकर की तरह नाचो, तो वो तो लगता भी है, वो दिखता भी है, वो रियल भी लगता है। जे ऊसो का ऐसा कि भाई पकड़ ले मुझे, मैं मार दूंगा, मुझे पकड़ ले, वो वैसा वाला नहीं होता कि उसको मारना भी नहीं है लेकिन बस उसे दिखाना है, तो वैसा वाला जे ऊसो का देख के लग रहा था मुझे। और सीधा आके जे ऊसो ने बोला कि वी नीड यू टू अपोलोजाइज राइट नाउ। अब जैसे ये बोला तो समझ में आ गया था किससे रिलेटेड है। अब इसके बाद वो मतलब बोल नहीं रहे थे तो फिर से जाके बोला जे ऊसो ने कि भाई ओए चल जल्दी अपोलोजाइज कर। अब क्या इस बात पे अपोलॉजी करने वाले थे सीएम पंक? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला कि रोमन रेंस अब भी क्यों अपने कजिन्स को भेज रहा है अपनी बैटल्स को लड़ने के लिए, और ये लाइन आपको पता है कितनी ज्यादा चुभने वाली होगी ऊसोस के लिए। ये तब के टाइम पे थी जब वो ब्लड लाइन में सही में साथ में थे, तो अब तो ये साथ में नहीं है। तो फिर उसके बाद एक गुस्से में आ जाते हैं, जिमी ऊसो कहता है कि देख भैया इस चीज का रोमन रेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है रिस्पेक्ट के साथ में, और मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं जैसा तू है। वो उनकी थोड़ी तारीफें कर देते हैं, कहते हैं कि भाई तू अपने आप को वॉइस ऑफ वॉइसलेस कहता है। भाई ये लाइन जिमी ऊसो ने बहुत सही डिलीवर करी, भाई मानना पड़ेगा यार, जिमी ऊसो को भी अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए अगर आप जे ऊसो को दे सकते हो। वो कहते हैं कि तू जितनी बकवास है रोमन रेंस के बारे में वो कर सकता है, बट तू डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हमारे लेट अंकल को who has no voice। और भाई ये लाइन बड़ी इमोशनल सी भी है अगर आप इसको बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब रोमन रेंस के फादर उनके अंकल है नहीं, तो जिमी ऊसो कहते हैं इसलिए तुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। अब इसके बाद सीएम पंक कहते हैं मे बी यू आर राइट, और वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं। कहते हैं शायद लोगों को पता नहीं है कि हमारी हिस्ट्री है, और वो वाइल्ड समोन्स के पुराने टाइम में चले जाते हैं कि कैसे मेरे को कितनी सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल करवाई थी, मैंने समोन से कितना सब कुछ सीखा है, मुझे खाने को मिला, मुझे छत मिली, कैसे मैं उनके पिकअप ट्रक में बैठा था और उनके लेजेंडरी वाइल्ड समोन्स के साथ उन्होंने चीज़ें शेयर करी हैं। कहते हैं मैं तुम फैमिली मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बदले में रिस्पेक्ट भी मिलती है, एक्सेप्ट दैट सन ऑफ अ बिच। ये लाइन सीएम पंक ने इसकी भी जो डिलीवरी करी है ना, मैं सही बता रहा हूँ यार, सीएम पंक वो तो रेसलिंग में और बाकी अपने कैरेक्टर को लेकर सीरियस नहीं है। अगर ड्रू मैकिंटायर जैसी सीरियसनेस सीएम पंक के अंदर आ जाए ना भाई, सोचो सीएम पंक तो अगर आप अपीयरेंस के हिसाब से बोलोगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बेस्ट लगता है, मतलब हाँ ठीक लगता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे ओबा फेमी वाली वाइब आ जाती है, फिर आप बोलोगे रोमन रेंस टाइप की, या फिर ऐसे कोडी रोड्स वाली भी आ जाती है, उनसे भी नीचे कहीं मैं कंसिडर करूंगा थोड़ा। लेकिन भाई ये बंदा इतना जो चीज़ें रियल फील करवा देता है ना, ये बहुत खतरनाक है। और रोमन रेंस के बारे में ये लाइन तो भाई अगले हफ्ते रोमन रेंस जब आएगा पता नहीं भाई वो क्या करने वाला है सीएम पंक के साथ में। और कहते हैं कि अगर सीका ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता है, और फिर उसके बाद बकवास करते हैं रोमन रेंस के बारे में, कैसे गैस लाइट करता है, ये बैक स्टैबिंग है, ईगोटिस्टिकल नार्सिसिस्टिक, उन्होंने सब कुछ बोल दिया, प्लास्टिक पॉलिटिशियन हिज सन रोमन रेंस इज। तो मतलब अभी भी किसी भी तरीके का ऐसा कुछ नहीं है कि अपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जो उसने फिर बोला भाई दिस इज नॉट अबाउट रोमन रेंस, हमें चाहिए तेरे से अभी अपोलॉजी। और उसके बाद सीएम पंक ने बोला या आई एम सॉरी। और जैसे उन्होंने बोला भैया जिमी ऊसो भी खुश हो गया, जे ऊसो भी खुश हो गया। इतने नकली लग रहे थे वैसे दोनों के दोनों उस समय कि हाँ जरूरत से ज्यादा खुश होने के लिए दिखा रहे हैं। मुझे आज ऊसोस को देख के ऐसा लगा कि इससे बेटर करते हैं भाई ये लोग, इतना उन्होंने वैसे किया नहीं। अब फिर क्या होता है, वो कहते हैं मैं इस बारे में सॉरी हूँ। सॉरी क्यों बोला उन्होंने कि रोमन रेंस ने तुम्हें इतने सालों तक कैसा ट्रीट किया,
पूरी फैमिली को कचरे की तरह ट्रीट किया। मैं सॉरी करता हूँ, इस बात के लिए फील करता हूँ कि रोमन रेंस ने मेरे फ्रेंड कोडी रोड्स के पिताजी यानी डस्टी रोड्स को क्या क्या बातें बोली हैं, और कैसे इस पूरी दुनिया को, ये फैंस को, तुमको रोमन रेंस ने इस चीज में ट्रिक किया है कि जैसे वो तुम्हारे बारे में केयर करता है, लेकिन वो केयर बिल्कुल नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में केयर करता है। और अगर वो सही में केयर करता तो इस समय रोमन रेंस यहाँ पर रिंग में होता और मैं उससे बात कर रहा होता। तो पार्ट टाइम वाले शेड्यूल के बारे में उन्होंने फिर से बात कर दी। अब इतने में क्या होता है, जे उसो ने दे दिया धक्का, और जे उसो ने धक्का दे दिया तो भैया सीएम पंक भी आगे बढ़ता है, और उसके बाद जिमी उसो ने पंच लगा दिया। और भाई देखो कितनी नकली चीज हुई है, और जो मैं एक्सपोज करने की बात कर रहा हूँ ना वो एग्जैक्टली ये है। जब जिमी और जे उसो आए थे तो लगा था भाई पता नहीं ये क्या कर देंगे। अब तुम्हारे सामने वो बंदा है, उसने सही से अपोलोजाइज भी नहीं किया और तुम उसके साथ कुछ कर भी नहीं रहे हो। या तो भाई सिक्योरिटी वाले बंदे ही कम से कम भेज देते जो जिमी और जे उसो को रोकते। साफ लग रहा है तुम्हारे सामने खाली आदमी यहां पड़ा है, तुम दो बंदे हो। अगर तुम सही में इतने गुस्से में आए हो तुम उसे छोड़ के कैसे चले गए? तो वही बात है कि जब आपको चीजें रियल फील होती हैं तो आपको स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट हिट होती है। और ये तो भाई बिल्कुल नकली और फोर्स जैसा लगा कि आज रोमन रेंज शो पर नहीं है, सीएम पंक को उसी मुद्दे को उठाना है। सीएम पंक ने अपना बेस्ट काम किया, लेकिन ये पूरी नकली, ये सेगमेंट जिस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, मतलब उसमें चार चांद जियो और जिमी उसो दोनों ने लगा दिए वैसे, लेकिन इस सेगमेंट जिस तरीके से प्रोड्यूस हुआ कि अगर जियो उसो इतना कूदता फांदता हुआ आ रहा है तो एंड में वो जा कैसे सकता है। बट अगेन ये चीजों को अगर आप इतना एनालिटिकल वे में देखोगे तो ही आप उस चीज को वैसे देखोगे, वरना तो फिर वही है कि रोड टू रेसलमेनिया का सीजन है और इस टाइम पे शोज ऐसे होने चाहिए थे कि आप पागल हो जाओ। और इस हिसाब से रहेगी शो की रेटिंग भी, जो कि मैं इसको दूंगा 3 स्टार। में भी रोड टू रेसलमेनिया सीजन ना होता तो इसकी रेटिंग और बेटर हो सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को करने की जरूरत है। और बचेगा भाई इसमें रोमन रेंस भी नहीं, क्योंकि अगर आज वो शो पे होते तो फिर शो बहुत डिफरेंट होता। इस वजह से नहीं कि वो रोमन रेंस है, इस वजह से कि स्टोरी में अब इस बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये रहा हमारा आज मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। बाकी नेचुरल टीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेहत अपनी बढ़िया बनाओ, मानसिक संतुलन भी बढ़िया रखो, अच्छा प्रोटीन अपना लो। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।